नमस्कार किसान भाइयों। आप में से बहुत सारे हमारे किसान भाइयों का मैसेज है, बहुत सारे मैसेज है कि धान की फसल की कैसे उसमें खाद का कॉम्बिनेशन या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का कॉम्बिनेशन कैसे डालें। तो उस संदर्भ में मैंने बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पे हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। और आज कुछ लोगों के क्वेश्चन थे कि उनकी भूमि में का पीएच किसी का कम है तो किसी का पीएच ज़्यादा है, इस कंडीशन में क्या करें। तो कब धान में खाद का प्रयोग करना चाहिए और कब माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग करना चाहिए, इस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं किसान भाइयों। तो किसान भाई, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जैसे कि नर्सरी के बारे में मैं पहले वीडियो दे चुका हूं, धान की सीधी बुवाई पर भी एक वीडियो दे चुका हूं मैं। तो उसके बाद अब हम आपकी बात करते हैं जो किसान भाई धान की पौध लगा करके उसके बाद रोपाई करते हैं, तो उसमें कब किन किन खादों का और कितनी मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। जो पारंपरिक खादें हैं उसके अलावा हम जैविक खादों का किस तरह से ऐसा प्रयोग कर सकते हैं जिसकी वजह से आपकी फुटवार, ज़बरदस्त फुटवार होगी, उसके साथ साथ पैदावार में भी कई गुना बढ़ोतरी हो सकती है। कम से कम 10 से 15% की बढ़ोतरी बड़े आराम से हो जाएगी। जो किसान भाई पहले भी हमारे अनुसार खेती कर चुके हैं वही बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, उनको बहुत बड़ा लाभ भी हुआ उस चीज़ का। समय के अनुसार कुछ परिवर्तन अवश्यंभावी है किसान भाइयों, और करने भी चाहिए। हालांकि आप में से बहुत किसान मुझसे भी ज़्यादा बहुत अनुभवी हैं, लेकिन साइंटिफिक तरीका प्लस पारंपरिक खेती करने का तरीका और अनुभव, जो हम क्या फ़ायदा किस तरह से उठाया, हमने कई बार हमने वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग धान की फसल में किया है। जो OWDC था चंद्रा जी का, उसका भी प्रयोग किया है और उसके कई उत्पाद बना के कई बार हमने जैविक धान की भी खेती की है। अब किसान भाइयों, मैं आपको एक तो कुछ सावधानियां बताना चाहूँगा इसमें, और बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इसलिए केवल मैं अभी बताऊँगा कि धान के पहले 3 से 4 सप्ताह, यानी कि आप मान सकते हो 28 दिन तक, यानी कि 15 दिन से लेकर के 28 दिन तक क्या क्या खादों का प्रयोग करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं किसान भाई, इस समय धान की जब आप रोपाई कर देते हो तो खरपतवारों का नासी का भी कुछ किसान भाई प्रयोग करते हैं। उसके बाद तो पहले तो मैं आपको बता दूं कब खरपतवार नासी का प्रयोग करना चाहिए, उसके बाद कब खादों का प्रयोग करना है। एक तो खरपतवार नासी दवाओं के साथ किसी भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और फर्टिलाइजर यानी खादों का प्रयोग आप न करें। खादों का प्रयोग करने से 2 या 3 दिन पहले खरपतवार नाशी का प्रयोग कर लें, जिससे उसके कोई भी साइड इफेक्ट होंगे उसके बाद उसको न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे फसल को, तो वो साइड इफेक्ट जो भी उसके नेगेटिव प्रभाव पड़े हैं हर्बिसाइड्स के, उसका प्रभाव कम हो जाएगा। तो एक बात ये ध्यान रखेंगे आप, 2 से 4 दिन पहले हर्बिसाइड का प्रयोग करेंगे यानी खरपतवार नाशी का प्रयोग करेंगे, उसके 2 से 4 दिन बाद आप जो है खादों का प्रयोग करेंगे। अब किसान भाइयों, उसके बाद फंगीसाइड का प्रयोग करेंगे आवश्यकता होने पर, क्योंकि फंगीसाइड की भी काफ़ी मात्रा की ज़रूरत पड़ती है धान के खेतों में। किसान भाइयों, धान के खेतों में पीएच का बहुत बड़ा रोल होता है, और ज़्यादातर हम आलू किसानों का ये चैनल बन है, तो आलू किसान जो आलू करते हैं वो 90 दिन की वैरायटी 1509 या 1692 या जो भी एडवांस वैरायटीज हैं जिनके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं, वीडियो को शॉर्ट बनाने के लिए वो सब नहीं करेंगे। उनमें कब यूरिया का प्रयोग करना चाहिए, तो जो भी 90 दिन की वैरायटी है उसमें पहले यूरिया का प्रयोग आपको 10 दिन के बाद, यानी कि 10 से लेकर के 15 दिन तक पहली बार यूरिया का प्रयोग कर लेना चाहिए, और दूसरी यूरिया का प्रयोग 20 दिन के बाद यानी 20 से लेकर के और 28 दिन तक कर लेना चाहिए। तो पहली बार यूरिया का प्रयोग कैसे करना है, कितना करना है, उसके बाद लोग अलग अलग कंडीशन इस पर डिपेंड करती हैं। हालांकि मिट्टी में पहले से ही नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, लेकिन धान की फसल में ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होने की वजह से हमें यूरिया का प्रयोग करना आवश्यक है। किसान भाइयों, सबसे पहले मैं आपको नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम और जिंक, ये जो 4 तत्व हैं वो प्रमुख रूप से के खाद हैं धान की फसल के। इसके साथ साथ मैग्नीशियम का इफेक्ट भी इसमें बहुत ज़्यादा होता है। पीएच का मैंने जैसे कि बताया अभी पीएच का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो पीएच को कंट्रोल करने के लिए हम कुछ देसी उपायों को कर सकते हैं कम खर्चे में। क्या है देसी उपाय, वो आप जान लीजिए। सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल भूमि पर जिसका पीएच नॉर्मल है और आपको खादों का प्रयोग करना होता है, तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको किसान भाइयों कि बुवाई के समय हमें फास्फोरस और पोटेशियम का प्रयोग कर लेना चाहिए। बुवाई मतलब रोपाई, बुवाई के समय तो आपने जब पौध लगाई होगी तब तो किया ही होगा। रोपाई जब धान रोपण कर रहे हैं तो उस समय कर लेना चाहिए। अगर उस समय नहीं करते हैं तो उसके 3-4 दिन बाद तक भी कर लेना श्रेयस्कर रहता है। कितना करना है
तो उसके लिए अगर हम बात करें किसान भाइयों, तो नॉर्मल खेतों के लिए हमें 45 केजी यानी कि एक बैग यूरिया और उसके अंदर म्यूरेट ऑफ पोटाश 27 केजी यानी कि आधे बैग से 2 केजी ज़्यादा, और ये इसका प्रयोग किया जाता है। और करीब करीब एक बैग डीएपी का प्रयोग इसमें हम बुवाई के समय यानी रोपाई के समय कर लेते हैं। और अगर हम रोपाई के समय डीएपी का प्रयोग नहीं करते हैं तो 2-3 दिन बाद डीएपी का प्रयोग कर लेना चाहिए। इसके साथ जिंक का प्रयोग कदापि न करें, ये सावधानी रखनी है। अगर बुवाई के समय आपने डीएपी का प्रयोग नहीं किया है तो 50 केजी डीएपी के साथ 24 केजी यूरिया मिला करके 1 हफ्ते बाद भी अगर आप प्रयोग करना चाह रहे हो, 2 हफ्ते बाद भी प्रयोग करना चाह रहे हो, यानी यूरिया के समय आपने पूरे 10-12 दिन निकल गए नहीं किया था और अब करना चाह रहे हो तो वो भी आप कर सकते हो। उसके साथ 27 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश मिला करके आप दिया जा सकता है। किसान भाइयों, अगर अभी जो आज की वर्तमान पड़ी कंडीशन है, बहुत सारे किसान भाइयों को डीएपी यानी डाई अमोनियम फास्फेट उर्वरक नहीं मिल पा रहा है, उस कंडीशन में आप सिंगल सुपर फास्फेट का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो डीएपी जो लेना होगा आपको, यहाँ थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में बदलाव होगा। डीएपी की जगह पर सिंगल सुपर फास्फेट के 3 बैग, जहाँ 1 बैग डीएपी आप ले रहे थे वह 3 बैग सिंगल सुपर फास्फेट के आपको लेने होंगे। 1 बैग यूरिया का लेना होगा और 27 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश का इसमें प्रयोग करना होगा। तो आप जो है वहाँ पर आप जो बुवाई में अगर आपने जो खाद नहीं दिए थे तब आप यूरिया का प्रयोग कर रहे थे तो मात्र 24 केजी यूरिया का ही प्रयोग डीएपी के 1 बैग के साथ करें, ज़्यादा नहीं करें उसमें। और अगर वो सब आपने रोपाई के समय कर दिया है और आप अब इस समय पहली खाद डालने जा रहे हो, यानी कि 15 से लेकर के 20 दिन पर आपको पहली खाद का प्रयोग करना है, उस समय पहली खाद के रूप में आप जो है 45 केजी आप यूरिया ले सकते हैं और 1 बैग यूरिया, और उसमें आप जो है जिंक, क्योंकि उस समय अगर आपने रोपाई के समय जिंक डीएपी के साथ प्रयोग नहीं किया है तो यहाँ पर डीएपी के साथ प्रयोग नहीं करना है, तो जिंक का प्रयोग आप कर सकते हैं। और जिंक कितना लेना है, जिंक अगर आपको चिलेटेड फॉर्म में मिल जाए तो बेहतरीन काम करेगा। यहाँ पर चिलेटेड फॉर्म में अगर आपको जिंक डालना है तो 2 केजी जिंक आप जो है 2 से 3 केजी जिंक इसके साथ प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपकी भूमि नॉर्मल है यानी कि पीएच उसका न कम है और न ज़्यादा है, उस कंडीशन में आपको इसके साथ फेरस आयरन 3 केजी चिलेटेड फेरस लेकर के डाल देना है। अगर आपको चिलेटेड फॉर्म में नहीं मिलता है तो जिंक सल्फेट 33% की फॉर्म में आता है मार्केट में, वो 5 से 6 केजी आपको वो लेना है इसके साथ में, और 7 से 8 केजी फेरस सल्फेट लेना है। अगर आप इन दोनों का ही प्रयोग, अगर इसमें आप कंडीशन पीएच पे ले लेते हैं, दोनों के प्रयोग में अगर परेशानी है या पीएच आपका ज़्यादा या बहुत कम है, देखिए बहुत कम पीएच होने की कंडीशन में हम दूसरे उपाय भी बताने वाले हैं आपको, लेकिन पीएच ज़्यादा है तब भी जिंक और फेरस पौधे को पूरी तरह से मिल नहीं पाते, तो उस कंडीशन में आप स्प्रे का जो है तरीका अपनाएंगे। उसमें आप चिलेटेड लेंगे तो चिलेटेड न लें, आप सल्फेट की फॉर्म में 33% वाला आता है उसी को ले सकते हैं। 2.5 ग्राम जिंक सल्फेट और 2.5 ग्राम फेरस सल्फेट प्रति किलोग्राम पानी में घोल करके स्प्रे कर सकते हैं। तो ये तो थे रासायनिक तरीके से जो है खाद देने के तरीके। अब किसान भाइयों में एक बेहतरीन और अलग खाद बताने वाला हूँ। हाँ, आप जिसके करने से प्रयोग करने से आपको फुटवार भी ज़्यादा होगी, फसल हरी भरी होगी और थोड़ा सा ये लीक से हटकर अनुभव के आधार पर है। ये आपको मैंने अभी जो बताया वो रिकमेंडेड मात्रा होती है, नॉर्मल जिसमें आपकी भूमि सही है, बड़ी भली प्रकार है। ठीक, अब आप देखेंगे कि आपकी फसल में फुटवार अगर अच्छी नहीं हो रही है तो और क्या क्या उपाय हम कर सकते हैं। उसके लिए किसान भाइयों, अगर आपकी भूमि का पीएच कम है, ज़्यादातर हम जानते हैं कि धान की खेती नहर के किनारे, नदी नाले, चिकनी मिट्टी में ज़्यादातर होती है, और वो चिकनी मिट्टी ऐसी होती है जिसका पीएच सामान्य तौर पर कम होता है। अम्लीय मिट्टी ज़्यादातर होती है, यानी कि 7 से नीचे का पीएच होता है। इस कंडीशन में आपको 4 केजी से 4 से 5 केजी चूना लेकर के उसमें 20 किलो पानी 24 घंटे पहले रख दें, क्योंकि वो बॉयल होता है, उसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है और बहुत सारी एनर्जी बाहर निकलती है, पानी खोलने लगता है, तो 24 घंटे बाद वो नॉर्मल हो जाएगा और उस चूने के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, खनिज लवण हैं, उसके जो काम की चीज़ें हैं आपके, वो पानी में आ जाएंगी। उस पानी को लेकर के, यानी कि 20 किलो पानी, यानी चूने को आप निकाल लेंगे, उस पानी को ले लेंगे और उसके अंदर 500-600 ग्राम, 600 ले सकते हो आप, 600 ग्राम कॉपर सल्फेट मिला लेंगे, कॉपर सल्फेट घोल लेंगे, और उस घोल को आप जो है 12 केजी सरसों की खली, 12 केजी सरसों की खली प्रति एकड़ का फॉर्मूला बता रहा हूँ, वो लेकर के उसमें 500 से 600 ग्राम
ह्यूमिक एसिड, पोटेशियम ह्यूमेट ले सकते हैं आप, वो मिला लेंगे। और इसमें और आप इसको बहुत अच्छा करना चाहते हो तो 2 से 3 केजी आप ले सकते हैं जो बायोविटा एक्स करके आता है, 2 केजी आप ले लीजिए, वो मिला लीजिए। और 3 से 4 केजी आप उसमें सागरिका जो दानेदार आती है वो मिला लीजिए। इन सब का एक 200 लीटर के पानी में मिला करके घोल उसको, यानी कि आपने देखा 20, फिर से मैं बता देता हूँ, 20 केजी चूने का पानी जो कि 4 से 5 केजी चूने में घोल के रखा गया था, वो हो गया आपका। 12 केजी आपकी सरसों की खली हो गई, आपका 600 ग्राम आपका कॉपर सल्फेट हो गया। कॉपर सल्फेट कभी कभी क्या होता है किसान भाइयों, जो खलियाँ होती हैं उसमें फंगस आने का चांस होता है, इसलिए कॉपर सल्फेट आपका एक तो फंगीसाइड का काम करेगा, कॉपर लवण की पूर्ति फसल के अंदर करेगा और जड़ों में लगने वाले रोगों से सुरक्षा करेगा। तो बहुत सारे काम कॉपर सल्फेट करता है। और उसके साथ जो चूने का पानी है वो पीएच को नियंत्रित करने का काम करेगा, तो और फुटवार में भी आपको बढ़ोतरी देगा। आप निश्चिंत हो जाइए, मोटा आपका तना हो जाएगा, फुटवार जबरदस्त हो जाएगी, जड़ों के रोगों से भी बहुत काफ़ी हद तक मुक्ति मिलेगी। हालांकि कभी कभी ज़्यादा प्रयोग होने से हमें अन्य उपायों पर जाना होता है, तो लेकिन उसमें लाभ जरूर होता है किसान भाइयों। इन सभी चीज़ों को आप एक 200 लीटर के और लगभग पानी यानी पूरा उसमें बाकी का पानी मिला करके घोल बना दीजिए। और उस घोल को एक टोंटी वाले ड्राम में, जिस तरह से मैं पहले भी आलू की खेती में भी आपको उपाय बता चुका हूँ, टोंटी वाले ड्राम में डाल के ड्रिप करके 1 एकड़ में पानी के साथ चला दीजिए। एक तरीका ये है, तो बेहतर से बेहतर आपकी फसल हो जाएगी। आप मेरा किया हुआ फॉर्मूला है और मैं अक्सर करता रहता हूँ इसको, समय आने पर कभी 1 साल बाद या कभी जब भी मुझे आवश्यकता होती है, आप भी अपना के देखें, बहुत लाभ होगा। एक तो ये बात थी। दूसरा किसान भाइयों, अगर इनमें कंडीशन होती है कभी आपके पास ड्राम नहीं है, कुछ नहीं, तो सरसों की खली को आप कूट सकते हो, कूट के बुरादा बना सकते हो और उसमें आप इन्हीं सभी चीज़ों को मिश्रित कर सकते हो। लेकिन कॉपर सल्फेट को आप जो है पानी में घुल कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर काम करेगा। फिर भी देखो, चूने का पानी आप इसके साथ नहीं दे सकते, उसको आप पानी में चला करके डाल के दे सकते हो, ये आपको उपाय कर सकते हैं। अब पीएच किसान भाइयों नॉर्मल है आपका, नॉर्मल पीएच होगा तो उस समय नॉर्मल पीएच होने की कंडीशन में आपको कॉपर सल्फेट और इन सब के बजाय आपको फेरस सल्फेट सीधे 4 से 5 केजी आपको यूरिया के साथ मिला करके दे देते हैं, तो भी आपका कोई दिक्कत नहीं है, तो भी फसल में बढ़िया काम करेगा। फेरस सल्फेट पत्तों को भूरे धब्बे या बहुत सारे रोगों से आपका आगे आने वाली समय में बचाव करता है। इसके बाद किसान भाइयों, अगर पीएच ज़्यादा है भूमि का, उस कंडीशन में भी जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आप देते हो मिट्टी के अंदर, उन मिट्टियों के में अंदर पाए जाने माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का आपकी फसल पूरी तरह से अवशोषण नहीं करती। तो इसलिए यहाँ पर पीएच कंट्रोल करना बहुत आवश्यकता होती है पीएच की कंट्रोल करने की, कम लाने की। उसके लिए आपका सबसे बेहतरीन तरीका 4 से 5 केजी का एक फिटकरी का डेला ले लें और उस फिटकरी के डेले को पानी जहाँ से आपका चलता है उसमें के मुंह पर डाल दीजिए और उसको घुलने अपने आप धीरे धीरे घुल करके चलने दीजिए। तो ये आप उपाय आप परमानेंट कर सकते हो, किसी बोरे में रख के डाल सकते हो, जूट के बोरे में, तो वो घुल के धीरे धीरे जाता रहेगा, जिससे कि आवश्यकता पड़ने पर आपका पीएच को धीरे धीरे वो कम करता रहेगा। तो ये उपाय है और आप देखिएगा। उसके बाद माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देने के उपाय के बारे में हम दूसरा वीडियो देंगे, ये आप करके देखिए एक बार और जो भी रिजल्ट आए आप जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगल।